नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज इस मॉक टेस्ट के अंदर अपन देखेंगे कि आपके कौन कौन से नए क्वेश्चंस आए हैं और किस किस तरीके से उनके क्या क्या सॉल्यूशन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, अपने इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये था कि बताओ 2 साल से चले आ रहे हैं ना, 2 साल से चले आ रहे एक हथियारबंद आदिवासी संघर्ष था, उसको समाप्त करते हुए अल्लूरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया। ये मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या था। एक्चुअल में जब अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे तो इधर एक इलाका हुआ करता था जिसका नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी। कौन सा? मद्रास प्रेसिडेंसी। साउथ में एक बड़ा राज्य था जिसका नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी। उसमें आज का लगभग ऑलमोस्ट आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब उसी के अंदर था। तो उसी में आज का जो आपका इलाका है कौन सा वाला, आंध्र प्रदेश, ये भी उसी के अंदर था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहां के एक लीडर थे जिनका नाम था आपका क्या, जिनका नाम था अल्लूरी आपके सीताराम राजू। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या था, ये इनके इलाके के अंदर है ना, क्या कुछ ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज लाई, कुछ नए कानून बनाए जिसके तहत इन आदिवासी लोगों को, ये एक आदिवासी थे, इनको क्या हो रही थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इनके आदिवासी ठिकानों से इनको भगाया जा रहा था या पेड़ों की कटाई वगैरह हो रही थी। तो ऑब्वियस बात है, अगर आदिवासी लोग हैं उनके लिए तो आपको पता है जंगल ही उनके घर है। अगर वहां पर कुछ दिक्कतें होगी, वहां पर कुछ इंटरफेरेंस होगा तो इन लोगों को दिक्कत होगी, और अगर इन लोगों को दिक्कत होगी तो उसका विरोध करेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ के आदिवासियों ने इनके नेतृत्व में, इन सीताराम के नेतृत्व में एक आंदोलन क्रिएट किया था जिसका नाम था रंपा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह। ठीक है, रंपा विद्रोह। ठीक है, और जिसके तहत एक्चुअल में इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेज इनको गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करते हैं कब? इनको अंग्रेज गिरफ्तार करते हैं मई 1924 को। कब गिरफ्तार करते हैं? मई 1924 को। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि 2 साल से इनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला रहा था, उसके बाद इस आंदोलन के जो लीडर थे इनको कब अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो मई 1924 में गिरफ्तार किया गया था। आप मूवी भी देख सकते हो, अभी अल्लू अर्जुन का ही ना पुष्पा 2, उसमें वो बोलता नहीं रंपा 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 करके। तो ऐसे याद रखना, इस विद्रोह का नाम भी, यहीं के तो इलाके की बात हो रही थी ना, तो इस विद्रोह का नाम भी क्या था? रंपा विद्रोह। इसके लीडर कौन है? अल्लूरी। देखो, अल्लू अर्जुन तो अल्लूरी सीताराम राजू, ऐसे थोड़ा सा लिंक बना के याद कर सकते हो, वही आंध्र प्रदेश वाला इलाका। तो इस तरीके से अपन क्रिएट कर सकते हैं। और मई 1924 में उनको क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। अब ये याद ऐसे कर सकते हो कि ऐसे गिरफ्तार नहीं हुए, हालांकि उसके बाद खुद उनको गिरफ्तार, जब उनकी मर्जी हुई तब जाके वो गिरफ्तार हुए। तो उनकी क्या हुई? चॉइस। उनको लगा चलो अब गिरफ्तार होते हैं तब जाके, वरना आंदोलन तो 2 साल से चल रहा था, लेकिन गिरफ्तार कब हुए? उनकी जब खुद की चॉइस हुई, तो 1924 में। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लिंक करना। डन है? ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का पहला संशोधन, संविधान में संशोधन 1951 में किस अनुसूची को जोड़ा गया? कुल मिला के हमसे ये पूछना चाह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है ना, जब हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या किया दोस्तों? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जब हमने अमेंडमेंट किया है ना, पहला संविधान संशोधन किया, तो दोस्तों कब किया गया? पहला संविधान संशोधन अगर आपसे पूछा जाए कब किया गया दोस्तों, तो पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और 1951 में इसके तहत हमने किया क्या, तो आपको पता हो तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे मूल संविधान में, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। कितनी अनुसूचियां थी बताओ? 8 अनुसूची थी। लेकिन इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1951 के अंदर हमने एक नई अनुसूची जोड़ी। कौन सी अनुसूची जोड़ी बताओ? 9th अनुसूची जोड़ी। कौन सी? 9th अनुसूची बोले तो 9th शेड्यूल को जोड़ा। किसके तहत? पहले संविधान संशोधन के तहत। और इसका नाम क्या रखा गया था? इस अनुसूची के अंदर अपने कई सारी चीज जोड़ी, लेकिन इसमें ज्यादातर कानून भूमि सुधारों से संबंधित थे, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर कुछ लोगों के पास खूब सारी जमीन हुआ करती थी और बहुत से लोगों के पास बिल्कुल जमीन थी नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक इसके तहत कानून लाया, और उसके तहत बोला गया क्या कि एक लिमिट से ज्यादा किसी के पास जमीन होगी तो गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी, जिनके पास नहीं उनको दे देगी। इस तरीके से भूमि से में सुधार, मतलब लोगों के जिनके पास जमीन नहीं उनके पास भी भूमि पहुंचे। तो इस तरीके कई सारे कानून बनाए गए जिनको बोला गया भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, और उनको इस 9th अनुसूची में जोड़ा गया। इसलिए 9th अनुसूची को कभी कभार हम नाम से ऐसे बोल देते हैं क्या? भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। ठीक है, 9वीं अनुसूची में ऐसा नहीं था ओनली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून थे, और भी बहुत सारे थे, लेकिन उसमें ज्यादातर इस तरह से रिलेटेड थे। दैट्स व्हाई 9वीं अनुसूची का नाम ही बोल देते हैं, 9th शेड्यूल का नाम ही बोल देते हैं लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। इसको हमने कब जोड़ा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1951 में।
बोलो क्लियर है क्या? तो उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? 9वीं अनुसूची। जबकि 10वीं अनुसूची को दोस्तों हमने कब जोड़ा? इसको जोड़ा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। कब? 1985 में। सातवीं तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं। 11th इसको दोस्तों हमने जोड़ा कब? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा? 12वीं अनुसूची है हमारे संविधान में। 12th को कब जोड़ा? इसको जोड़ा 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। कब? 1992 में। हालांकि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? अगले साल 1993 में। पहले 73rd और फिर 74th। 73rd 24 अप्रैल को और ये शायद 1 जून को आपका लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरल डिजीज, मतलब वायरस से होने वाला? इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस से होता है? तो दोस्तों उत्तर क्या आ जाएगा? चिकन पॉक्स। ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों, टीबी, ये तो किससे होता है? बैक्टीरिया से। बोलो किससे होता है दोस्तों? ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। मलेरिया किससे होता है दोस्तों? ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। किससे? प्रोटोजोआ से। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, और वुपिंग कफ, ये भी दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे होने वाला है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो वायरस से होने वाला रोग कौन सा दोस्तों? चिकन पॉक्स। दोस्तों चिकन पॉक्स की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स दोस्तों, इसको छोटी माता भी बोलते हैं। कौन सी माता बोलते हैं? छोटी माता। जबकि कंफ्यूज मत होना, एक होता है आपका स्मॉल पॉक्स। क्या होता है दोस्तों? स्मॉल पॉक्स। अब कईयों को लगेगा स्मॉल मतलब छोटी, ना, स्मॉल पॉक्स को तो बोलते हैं बड़ी माता। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्मॉल पॉक्स को बोलते हैं बड़ी माता। हाँ, हालांकि दोनों ही किससे होते हैं दोस्तों? वायरस से होते हैं। दोनों ही किससे होने वाले रोग हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं। एग्जैक्टली अगर वायरस का नाम पूछ ले तो चिकन पॉक्स तो होता है दोस्तों वेरिसेला सेल से। किससे होता है दोस्तों? वेरिसेला सेल से। जबकि स्मॉल पॉक्स आपका बड़ी माता होती है दोस्तों वेरिएला सेल से। वेरिएला सेल से। वायरस का नाम पूछे तो ये वेरिसेला, चिकन पॉक्स सी। ठीक है, वेरिसेला, वेरिसेला, वेरिसेला सेल, सी फॉर चिकन पॉक्स, सी फॉर, ऐसे याद रखना, वेरिसेला वायरस होता है, ये वेरिएला वायरस से होता है। ठीक है, क्लियर है? याद रह जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना? हालांकि आजकल बड़ी माता तो होती नहीं है, ये तो अब लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, कब? 1980 से लास्ट केस शायद बड़ी माता का स्मॉल पॉक्स का 1980 में मिला था। उसके बाद तो अब केस ही नहीं मिलता है। इसका टीका भी बन चुका है। स्मॉल पॉक्स की तो क्या बन चुकी है? वैक्सीन भी बन चुकी है। और सबसे पहले वैक्सीन इसी की बनी थी, और जिसने बनाया था उनका नाम था एडवर्ड जेनर। बोलो क्या नाम था? एडवर्ड जेनर। और सबसे पहले वैक्सीन इन्होंने ही बनाई थी। वैक्सीन बनने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। किसको? एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कव्वाली का भारत में आगमन कौन से देश से हुआ? तो कव्वाली वगैरह गाते हैं ना दोस्तों, तो कव्वाली वगैरह कहां से भी दोस्तों? पर्शिया से। पर्शिया दोस्तों, जिसको आजकल मॉडर्न डे में अपन क्या कहते हैं? ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ठीक है, मॉडर्न दिनों में अपन ईरान कहते हैं, पुराने टाइम में इसको पर्शिया या फारस कहते हैं। ठीक है, तो वहां से कव्वाली का आगमन हुआ भारत में। और लाए कौन? तो भारत में कव्वाली को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है किसको? अमीर खुसरो को। किसको जाता है दोस्तों? भारत में कव्वाली को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? वो जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, नेक्स्ट अगला। इनमें से कौन से व्यक्ति को दोस्तों नोबेल प्राइज तो मिला, लेकिन किसका? शांति का। ये फोकस करना, किसका? पीस का नोबेल प्राइज मिला है ना? वैसे तो आपको 4 ऑप्शन देख रहे हैं, चारों इंडियंस को नोबेल प्राइज मिल चुका है, लेकिन उसमें से शांति का नोबेल प्राइज किसको मिला है? मैं पहले भी किसी मॉक टेस्ट में करा चुका हूं, कैलाश सत्यार्थी को। कब मिला था दोस्तों? 2014 में, 2014 में। जबकि अपन जानते हैं सीवी रमन को दोस्तों, सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में। 1930 में मिला था। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। कौन से फील्ड में? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में रमन इफेक्ट्स के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों किसका मिला है? साहित्य का मिला है, लिटरेचर का। ठीक है, कब? 1913 में। 1913 में। और इनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह था जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स। गीतांजलि के लिए इनको 1913 का नोबेल प्राइज मिला था। और अमर्त्य सेन को दोस्तों 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। किसका? इकोनॉमिक्स का क्या मिला था? नोबेल प्राइज। और इकोनॉमिक्स में भी किस चीज के लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए इनको क्या मिला था दोस्तों? है ना, कल्याणकारी बोले तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों नोबेल प्राइज मिला था अमर्त्य सेन को 1998 में। बोलो क्लियर है? और रविंद्रनाथ टैगोर तो पहले इंडियन थे जिनको दोस्तों क्या मिला था? जिनको क्या मिला था? आपका नोबेल प्राइज मिला था। चलो नेक्स्ट अगला देखो।
वृहद हिमालय श्रृंखला की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के रूप में भी जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक कितनी? अरे कुछ कुल मिला के कुछ नहीं, बस हिमालय की पूछ रहा है लेंथ कितनी है, खास करके जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की। तो दोस्तों ये लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। अब 2400 तो डेटा दे नहीं रखा है, तो मोटा मोटी फिर इसके नजदीक अपन उत्तर कर देंगे क्या, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमको उसे हिमालय की एवरेज हाइट पूछ ली दोस्तों। यहां पर दोस्तों आंतरिक हिमालय किसको बोलते हैं? हिमाद्री को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? हिमाद्री को। ठीक है, आपको अच्छे से पता हो दोस्तों हिमालय को, अगर शॉर्ट में तो आपको बताऊं तो दोस्तों, अगर ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये अपना क्या है दोस्तों आपका, ये अपना इंडिया है। ठीक है, ये अपना क्या है दोस्तों? इंडिया है। ठीक है, और उसमें से ये क्या है दोस्तों आपका? नेपाल है। बोलो ये क्या है? नेपाल है। अब आपको पता है जब अपन हिमालय को पढ़ते हैं तो हिमालय को पढ़ते हुए कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दोस्तों? हिमालय को पढ़ते हुए 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे? जब आप हिमालय को पढ़ते हो दोस्तों तो पढ़ते वक्त हिमालय को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सा हिमालय? एक तो आपको पता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? एक है आपको पता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, एक है आपका ग्रेट हिमालय, बोले तो महान हिमालय, और एक है पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय? पूर्वांचल हिमालय। अब ट्रांस हिमालय खुद आपको पता कितने हिस्सों में डिवाइड है? बताओ, ट्रांस हिमालय खुद कितने हिस्सों में डिवाइड है? 3 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाला है दोस्तों काराकोरम। क्या है? काराकोरम हिमालय। बीच वाला कौन सा? उसके नीचे की तरफ आए तो लद्दाख हिमालय। कौन सा है? लद्दाख। और सबसे नीचे कौन सा है दोस्तों? जॉस्कर। कौन सा है? जॉस्कर। महान हिमालय खुद दोस्तों कितने हिस्सों में डिवाइड है? 3 हिस्सों में। सबसे ऊपर की तरफ अगर देखूं तो सबसे ऊपर की तरफ है दोस्तों हिमाद्री। कौन है? हिमाद्री, या फिर इसको लार्ज हिमालय भी बोलते हैं। क्या? वृहद हिमालय भी बोलते हैं। वृहद, या फिर इंग्लिश में बोले तो लार्ज हिमालय भी बोलते हैं। बीच में है दोस्तों मध्य हिमालय, या इसी का एक और नाम है दोस्तों क्या? लघु हिमालय, मिडिल या स्मॉल हिमालय। और सबसे नीचे की तरफ है दोस्तों शिवालिक। क्या है? सबसे नीचे की तरफ कौन है? शिवालिक। और पूर्वांचल हिमालय, हिमालय का वो हिस्सा जो कि नॉर्थ ईस्ट में किसको छोड़कर? मेघालय को छोड़कर। बस जो नॉर्थ ईस्ट आपका इंडिया है उसमें किसको छोड़कर? बस मेघालय के अंदर जो पहाड़ियाँ वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय को छोड़कर, बस मेघालय की पहाड़ियाँ इसका हिस्सा नहीं, बाकी नॉर्थ ईस्ट में जितनी पहाड़ियाँ वो आपका हिमालय का हिस्सा है। उस हिमालय के हिस्से को अपन बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। बस अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले ट्रांस हिमालय में क्या? काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। तो दोस्तों ये जो पर्वत श्रेणी है ये है आपकी कौन सी? काराकोरम। उसके नीचे ये जो चल रही है आपकी ये लद्दाख में, और खासकर थोड़ा बहुत तिब्बत में इधर, ये है आपकी ऊपर है काराकोरम, ये है आपकी दोस्तों लद्दाख पर्वत श्रेणी। और उसके नीचे जो दोस्तों ये चलती है ये है आपकी जॉस्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इस कंप्लीट हिस्से को अपन बोलते हैं ट्रांस हिमालय। डन। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, उसके बाद कौन से कलर से दिखाएं आपको जिसमें आपको अच्छे से दिख जाए? ठीक है, चलो इसको पहले इसमें कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आपका यहां से जम्मू कश्मीर से लेके और फिर उत्तराखंड होता हुआ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर ये नेपाल होता हुआ, और ये सिक्किम होता हुआ, और ये जो आपका असम होता हुआ, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। ये तो है दोस्तों हिमाद्री या वृहद हिमालय। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे की तरफ जो ये चलेगा, ठीक है, उसके नीचे ये चलेगा, ये है आपका मध्य हिमालय। और उसके भी नीचे अगर आप आओगे तो ये जो आपका है ये है दोस्तों आपका क्या? शिवालिक। क्या है? शिवालिक। और इस पूरे के पूरे हिमालय को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। और यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं ना दोस्तों, यहाँ वाली जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये है पूर्वांचल हिमालय। अब आप समझ गए क्या? क्लियर है क्या? ये आपका हिमालय का मोटा माटी है। इसमें हिमालय की लेंथ लगभग कितनी? 2400-2500 किलोमीटर ही है। इसमें सबसे ऊंचा हिमालय का हिस्सा कौन सा है दोस्तों? वो है हिमाद्री या वृहद हिमालय। और इसी के अंदर है दोस्तों क्या? इसी के अंदर है यहाँ पर नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर, यहाँ पर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर। ठीक है, यह हिमालय है, हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो हिमाद्री है दोस्तों, है ना, ये सबसे ऊंचा है। और इसके एवरेज हाइट आपको पता है कितनी? इस हिमाद्री की दोस्तों जो एवरेज हाइट है ना, वो लगभग दोस्तों 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर। और इसी हिमाद्री का एक और नाम है, इसको इनर हिमालय भी बोलते हैं। कौन सा हिमालय बोलते हैं? इसको इनर हिमालय भी बोलते हैं, आंतरिक हिमालय बोलते हैं। जबकि दोस्तों ये जो शिवालिक है ना, शिवालिक जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, शिवालिक सबसे नीचे की तरफ है, इसकी हाइट क्या है? छोटी है। शिवालिक की दोस्तों एवरेज हाइट है लगभग 1500 से 2000 मीटर। समझ रहे हो ना? एवरेज हाइट
1500 से 2000 मीटर, ठीक है। और शिवालिक क्या है, बाहर की तरफ है सबसे, इसलिए शिवालिक को क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, एक्सटर्नल हिमालय भी बोलते हैं। बस ये याद रखना है आप लोगों को। चलो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंतरिक हिमालय मतलब हिमाद्री, ठीक है, सबसे टॉप वाली, इसकी औसतन एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर। बस आराम से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों, 105 है ना, 105वीं आउट ऑफ 127 कंट्रीज, 127 देशों में है ना, 127 देशों में इंडिया की 105वीं रैंक है। बहुत गंदी है, बहुत ही घटिया रैंक है ना। अगला अगर देखें तो किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, लिटिल मास्टर है ना, लिटिल मास्टर के नाम से हम जानते हैं दोस्तों किसको, सुनील गावस्कर को। लेकिन अगर यहां पूछते मास्टर ब्लास्टर कौन है, कंफ्यूज मत ना इसमें, अगर आपसे पूछते मास्टर ब्लास्टर कौन है तो दोस्तों हम इस नाम से जानते हैं किसको, सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर को। ये किसी के दिमाग में जरूर आया होगा दोस्तों, लिटिल मास्टर सुनते किसी के दिमाग में आया होगा सचिन तेंदुलकर, ही तो ऑप्शन में नहीं दे रखा था। अगर यहाँ विराट कोहली की जगह सचिन तेंदुलकर दे रखा होता ना तो 100% लोग सुनील गावस्कर कभी नहीं करते, लिटिल मास्टर को क्या करते, सचिन तेंदुलकर करते, वो गलत हो जाता। सचिन तेंदुलकर कब करोगे, जब मास्टर ब्लास्टर पूछता। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं तो वो सुनील गावस्कर को बोलते हैं, ठीक है। हाइट में छोटे हैं, वैसे तो सचिन तेंदुलकर भी छोटे हैं, बट वो उनसे पहले खेलना स्टार्ट हुआ सुनील गावस्कर, दैट्स व्हाई लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जानते हैं। अगला, MS पावरपॉइंट 365 वाला जो 365 वाला वर्जन है ना, उसमें हमसे पूछा इसमें से कौन सा एक फाइल का रूप आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो आपको ये वाला नहीं देखने को मिलता, पॉइंट PWPT को है ही नहीं, PPTM वगैरह, PPTX वगैरह, PPT वगैरह तो अपन देखते हैं, तो ये उत्तर हो जाएगा। EPROM किसका पूर्ण रूप है दोस्तों, तो ये जो इरेज करते हैं ना, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम तो रीड ओनली मेमोरी होता ही है, EP क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है इनमें से कौन सा एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। नेशनल हाउसिंग बैंक है दोस्तों, जो लोन वगैरह प्रोवाइड करने वाली संस्था, उनको लीड करता है कौन, नेशनल हाउसिंग बैंक। एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों कौन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, तो ये भी दोस्तों है। ICICI ये तो प्रॉपर एक सिंपल सा बैंक है दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैनेज के लिए लोन वगैरह देने वाला है, उसको पूरा मैनेज करने वाला कौन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं। तो इसमें वैसी शक्ल से पता चल जाता है, बाकी 3 ऐसी संस्थाएं ये हटकर है अलग से, ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर C इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। गांधी जी 1915 में किस उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो पहले तो गांधी जी का आपको पता होना चाहिए, जन्म कब हुआ था गांधी जी का, 2 अक्टूबर 1869 ये गांधी जी का जन्म हुआ था। और 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। तो बताओ 1869 से 1915 में कितने साल हो जाएंगे दोस्तों, 46, बस बेसिक सी बात है। और गांधी जी एग्जैक्ट कौन सी तारीख को आए थे, 9 जनवरी को। इसीलिए आपको पता हो तो हम हर साल 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है क्या, 9 जनवरी, एग्जैक्ट 9 जनवरी 1915 को आए थे साउथ अफ्रीका से भारत। क्षुद्र ग्रह पट्टी कौन से 2 ग्रहों के बीच में दोस्तों, जब अपन सोलर सिस्टम पढ़ते हैं अपना, है ना, तो उसमें अपने को पता बीचों बीच यहाँ तो कौन है हमारा, सूर्य। उसमें अगर अपन देखें फिर सबसे पहला ग्रह जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है वो कौन है दोस्तों, बुध ग्रह, बोले तो क्या हो जाएगा, मरकरी। फिर उसके बाद चक्कर लगाता है कौन दोस्तों, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह क्या होता है, वीनस। फिर आपका तीसरे नंबर पर कौन है, अर्थ, बोले तो कौन, पृथ्वी। फिर उसके बाद कौन है दोस्तों, मंगल, बोले तो कौन, मार्स, ठीक है। फिर दोस्तों थोड़ा सा गैप है, फिर आपका जो अगला ग्रह चक्कर लगाता है वो है आपका बृहस्पति। कौन है दोस्तों, बृहस्पति, इंग्लिश में बोले तो जुपिटर। फिर जो ग्रह आपका चक्कर लगाता है वो है आपका कौन, शनि, बोले तो क्या, सैटर्न। फिर आपका जो ग्रह चक्कर लगाता है वो है अरुण, बोले तो यूरेनस। फिर जो ग्रह आपका चक्कर लगाता है वो है वरुण, बोले तो नेपच्यून। ये 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना। और याद रखना दोस्तों, शुरू के जो 4 ग्रह है इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। कौन से ग्रह बोलते हैं दोस्तों, इनको आंतरिक ग्रह बोले तो इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। जबकि पीछे वाले 4 को दोस्तों क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। बाह्य मतलब एक्सटर्नल प्लैनेट्स, एक्सटर्नल प्लैनेट्स। याद रखना इनका निर्माण, वैसे सारे ग्रह सूर्य से ही विस्फोटों के जब टुकड़े अलग हुए उनमें से ही जुड़ जुड़कर आपस में ये ग्रह बने हैं। लेकिन जो भारी चीजें होंगी वो पास रहेंगी और हल्की चीजें होंगी वो सूर्य से हटकर क्या होंगी, दूर गई होंगी। तो इनका निर्माण भारी सूर्य से निकलने वाले भारी पदार्थों से हुआ। तो ये भारी ग्रह है ना, हैवी प्लैनेट्स हैं, ये भारी ग्रह हैं, हैवी प्लैनेट्स हैं। जबकि इनका निर्माण ज्यादातर सूर्य से निकलने वाली गैसों से हुआ है। तो ये थोड़े से हल्के ग्रह हैं। पीछे वाले 4 कैसे ग्रह हैं, हल्के ग्रह हैं, ठीक है, लाइटर प्लैनेट्स हैं,
ठीक है, या फिर इनका निर्माण गैसों से हुआ, दैट्स वाई इनको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, गैसियस प्लेनेट भी बोलते हैं। अरे समझ में आ रहा? लेकिन साइज में दो बड़े ये हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, ये लार्जेस्ट है आपका। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आपका? ये है बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है आपका? स्मॉलेस्ट कौन सा है? बुध। अब मैं आपको काम की बात बता रहा हूं जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। ये जो शुरू के 4 और पीछे के 4 है, इनके बीच में दोस्तों थोड़ा सा गैप है, और यहां पर छोटे छोटे आपको पता बहुत सारे ऐसे ना पिंड पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं लाखों की संख्या में ग्रुप में। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे छोटे, मतलब वैसे अपने को दिखने में ऐसे दूर से छोटे लगेंगे, बाकी बहुत बड़े बड़े ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाखों की संख्या में गुच्छे में है, और जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी लोकेशन कहां है? फिक्स है, मंगल ग्रह और बृहस्पति के ग्रह के बीच में। इनके आगे वालों को अपन बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, इनके पीछे वालों को बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, एक्सटर्नल प्लैनेट्स। ये जो ऑब्जेक्ट है इन्हीं को दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। अब हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि एस्टेरॉइड्स की लोकेशन कहां है, तो वो कहां पर है? मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। यही हमारा क्या था दोस्तों? क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब समझ गए होंगे। तो मार्स, मंगल और बृहस्पति है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में। नेक्स्ट अगला देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है दोस्तों आर्टिकल 350। वो क्या बताता है? आर्टिकल 350 बताता है दोस्तों कि हमें जो प्राथमिक शिक्षा है, क्या है दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, यहां बीच में लिखो प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर है ना, जब अपन प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे तो वो एजुकेशन हर बच्चे को उसकी मातृभाषा में मिले, मदर टंग में मिले, है ना, इस चीज की हमें सुविधाएं करनी है। ये वाली बात कहता है आर्टिकल कौन सा? 358। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, प्राथमिक स्तर मतलब प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा की सुविधा मिले, ये वाली बात कहता है आर्टिकल कौन सा? 350A। और इतना तो आप लोग पॉलिटी वगैरह पढ़ते हो, आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अगर किसी आर्टिकल के पीछे कैपिटल लेटर में ABCD लिखा हुआ है तो वो आर्टिकल हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो फिर जोड़ा है, और जोड़ा है तो कभी न कभी संविधान में संशोधन किया। तो इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमने जोड़ा? तो दोस्तों इसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में हमने आर्टिकल जोड़ा, कौन सा? 350A, जो हमें यह कहता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, कौन सी? प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चे को जो एजुकेशन है वो उसकी मातृभाषा मदर टंग में मिलनी चाहिए। और प्राइमरी एजुकेशन आपको पता है कौन सी क्लास तक होती है? 5th क्लास तक होती है। 5th क्लास तक होती है, 5th क्लास तक होती है ना, तो आप बोलो सर बिल्कुल 5th क्लास तक होती है प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो 5th क्लास तक होती है, तो फिर याद रखना 5 उसके बाद सीधा 0 आ जाओ, 350, थोड़ा सा याद करने के लिए ना, 350 ना, 350 आर्टिकल 350A। ठीक, हिंदी में 350 का। कौन सा भारतीय त्योहार है दोस्तों जो तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु जिनका नाम था पद्मसंभव, उनकी जयंती को मनाया जाता है? तो ये त्योहार दोस्तों मनाया जाता है हेमिस। हेमिस आपको पता है ना, नेशनल पार्क भी है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहां पर है? लद्दाख में। तो ये दोस्तों त्योहार भी कहां मनाया जाता है? ये त्योहार भी मनाया जाता है दोस्तों कहां पर? आपके लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, एक बौद्ध भगवान बुद्ध के, ऐसा मानते हैं यहाँ के लोग, भगवान बुद्ध के ही अवतार हैं जिनका नाम है गुरु पद्मसंभव, और उनकी जयंती पर दोस्तों ये त्योहार बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो हेमिस तो आते और कुछ देखना ही नहीं था, कहाँ पे? लद्दाख में मनाया जाता है। और आपको याद रखना किसकी याद में? तो गुरु पद्मसंभव की जयंती के अवसर पर। बकरीद तो मुसलमानों का त्यौहार है। लोसर आपको पता है तिब्बतियों का, तिब्बती लोग जो न्यू ईयर मनाते हैं, जो आपके कौन लोग होते हैं दोस्तों? जो आपके तिब्बती लोग होते हैं। तिब्बती लोगों का जो न्यू ईयर होता है, नव वर्ष होता है, तिब्बतियन लोगों का नव वर्ष होता है, उसी त्योहार का नाम होता है क्या? लोसर। बाकी गुरुपुर वगैरह तो अपन जानते हैं सिख धर्म वगैरह से रिलेटेड है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हेमिस। अगला, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। सह्याद्री। और उधर पूर्वी घाटों को, उस तरफ वालों को, उधर वाले लोग क्या कहते हैं? पूर्वाद्री। देखो सह्याद्री 2 वर्डों से मिलकर बनता है, शह प्लस आद्री। आद्री का मतलब क्या होता है? पर्वत। तो सह्याद्री कहते हैं। ये तो बेसिक सी बात है। इनमें से दोस्तों कौन मोनो एटॉमिक है? मोनो एटॉमिक बोले जो अकेला रहता है, ऐसा नहीं ग्रुप में साथ में अकेला। ऑक्सीजन कभी अकेला देखा है? ओ नहीं, O2 होता है ताकि प्रॉपर तरीके से स्टेबल रहे। क्लोरीन भी अपन क्या लगता है? Cl2। नाइट्रोजन भी 2 साथ में रहते हैं, N2। हीलियम आपने कभी नहीं देखा होगा, He2, ओनली He अकेला लिखते हैं। तो मोनो मतलब अकेला, तो मोनो एटॉमिक कौन है इसमें? हीलियम। कौन हो जाएगा दोस्तों? हीलियम हो जाएगा। मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई दोस्तों वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों हमने जितनी सांस ली, तो आपको पता है, आपको क्या लगता है हमारे शरीर में ओनली ऑक्सीजन जा रही है? नहीं, सारी गैसें जाती है ना, हमारे नाक नॉस्ट्रल से होती हुई, फिर है ना आपके, है ना, नेजल कैविटी से होती हुई, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विंड पाइप में आती सारी गैसें, सारी आती। वातावरण में
आपको पता है वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सी गैस नाइट्रोजन 78%। तो जब अपन सांस अंदर ले रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन वो भी जा रही है, जो मैं जितनी सांस अंदर गई उसको 100% मानूं तो 78% नाइट्रोजन भी मेरे अंदर जाएगी, और वही ऑक्सीजन लगभग जाएगी सारी 21% के आसपास ऑक्सीजन भी जाएगी, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो भी जाएगी, ठीक है, अंदर गई। यहाँ फेफड़ों में जब वो गैस जाएगी तो आपको पता है सामने हमारे ब्लड होगा, ब्लड से ऑक्सीजन में जब सारी गैसें अपने फेफड़ों में सारी गैसें जाएगी, ठीक है, तो फेफड़ों के अंदर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आपको पता केवल बोलेगा ऑक्सीजन है, हाँ तू तो आजा, बाकी वाले वापस जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ऑक्सीजन को तो ले लिया जाएगा और बाकी गैसों को वापस भेज दिया जाएगा। तो नाइट्रोजन तो जितनी उतनी कितनी वापस चल जाएगी, तो वापस अब शरीर से जितनी भी गैसें जा रही है उसको भी 100% माने, है ना, तो उसमें भी लगभग 78% तो वही होगी, बताओ क्या होगी आपकी, नाइट्रोजन होगी। ऑक्सीजन आई तो शरीर में 21% थी, लेकिन 4 से 5% तो कंज्यूम कर ली जाएगी, तो पीछे लगभग 16% वापस ऑक्सीजन चली जाएगी। तो वापस जो गैस जा रही है उसमें लगभग 16.4% के आसपास ऑक्सीजन होती है। हाँ, आई तब तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा पता कितनी थी, पॉइंट में थी, 0.003 के समथिंग, लेकिन जब वापस जाएगी तो आपको पता है ना रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा शरीर वापस क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस बार आई तब तो कम है, लेकिन जाएगी तब ज्यादा होगी। जाते वक्त दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड लगभग हमारे शरीर में होती है ऑक्सीजन को, अब ऑक्सीजन तो आपको पता है 16.4 रहेगी जाते वक्त, ये मैं जाते वक्त बता रहा हूं, है ना, जाते वक्त जो शरीर से गैस जाते वक्त है, तो उसमें अब दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग हो जाएगी आपकी 4.4% के आसपास, बाकी फिर अदर गैस हो जाएगी। जबकि आते वक्त का क्या सीन था, आते वक्त का क्या सीन, जब हम शरीर में गैस ले रहे हैं, है ना, जब अपन इनहेल कर रहे हैं, तब दोस्तों नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड तो मात्रा और मात्रा थी पता है कितनी, 0.003% के आसपास। क्लियर है। लेकिन जाते वक्त ऑक्सीजन को तो अपन ने यूज कर लिया और उससे बनाए क्या बनाए वापस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ज्यादा करते हो। यहां पर देखो जाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ना, जाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ज्यादा होगी, ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। तो हमसे जाते वक्त ही पूछा है तो कितना होगा, लगभग 4.4% के आसपास, 4.4% के आसपास। भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य जोखिम अधिकारी ग्रुप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है, अभी जो ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर या डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रुप में किसको अपॉइंट किया गया दोस्तों, बलदेव प्रकाश को। ये अभी की बात है, जनवरी 2025 में इनको अपॉइंट किया है। हाँ, जबकि मजे की बात बता देता हूं, SBI, अगर SBI की अगर आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो SBI की स्थापना हुई थी, है ना, 1 जुलाई 1955 को। 1955 को पहले एक बैंक चला करता था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी खुद की इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1921 में, और इसी का नेशनलाइजेशन करके, राष्ट्रीयकरण करके हमने स्थापना की थी SBI की, कब, 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, तो याद रखना है। और अभी हाल ही में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया, किसको अपॉइंट किया गया है, तो यह बोलोगे किसको किया गया बताओ, बलदेव प्रकाश को। किसको अपॉइंट किया गया बताओ, बलदेव प्रकाश को किया गया बताओ, है ना, आपका अपॉइंट किया गया है। क्लियर है क्या, ओके। और अगर पूछे अभी हाल ही में, ये भी एक फैक्ट बता देता हूं, अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रुप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो रामा मोहन राव को, रामा मोहन राव को अपॉइंट किया गया है, कब, दिसंबर 2024 में। फिर बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया, रामा मोहन राव को, लेकिन डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया, तो बलदेव प्रकाश को बनाया गया। अगला, 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर किस देश ने हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है, तो दोस्तों श्रीलंका ने लॉन्च किया। और हर साल अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस मनाया कब जाता है, देखो दोस्तों, हम नेशनल लेवल पे तो हिंदी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। लेकिन वर्ल्ड हिंदी डे अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है, वर्ल्ड, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। और हाल ही में सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है किसने, श्रीलंका ने। गान नागाई उत्सव फसल के मौसम के अंत की याद में मनाया जाता है, ठीक है। कहां मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। कभी ऐसा है गान नागाई उत्सव कहां मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसको कौन सी कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, तो इसको जो मनाते हैं दोस्तों वो काबुई या रोंगमोई जो नागा समुदाय के लोग हैं वो इसको मनाते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने कुछ मॉक टेस्ट पहले भी किया था, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना के जवानों की बहादुरी और बलिदान के सम्मान के अवसर पर हम हर साल भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 15 जनवरी को, है ना। हर साल हम इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं दोस्तों, तो वो मनाते हैं अपन कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थल सेना दिवस जिसको अपन बोलते हैं। इस साल 2025 में जो हमने मनाया उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी दोस्तों समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम सेना इस बार 2025 के थल सेना दिवस की क्या थी, थीम थी आपकी।
जनवरी 2025 में दोस्तों सिंगापुर द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने दोस्तों 2025 में हमारे यहाँ के एक उद्योगपति तरुण दास को दोस्तों क्या किया है? सम्मानित किया है। जहां फैक्ट वहां सीधे सीधे मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। और आखिरी क्वेश्चन है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दोस्तों जो पंजाब नेशनल बैंक है ना, उसके प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया दोस्तों? तो वो किया गया अशोक चंद्रा को। रामा मोहन राव तो किसके बने हैं? आपके एसबीआई के। और अशोक चंद्रा बने हैं दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर बने। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको सारे के सारे इसमें बता दिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। फ्यूचर में इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए थैंक यू।